तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 6 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, जिसकी टाइमिंग है 12:30 से 2:30। एक बार फिर से टाइमिंग सुन लीजिए, 12:30 से 2:30 नहीं, फिर बाद में आप लोगों का पेपर दूसरी शिफ्ट में या तीसरी शिफ्ट में होता है और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखते हैं, फिर कहते हैं ये क्वेश्चन आए नहीं थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 12:30 से 2:30 बजे वाले शिफ्ट का हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ गए हैं। आज के जो प्रश्न है वो हमें राजेश वर्मा जी ने भेजे, जिनके 74 नंबर आए हैं। कशिश ओझा जी ने भेजे, इनके 73 नंबर आए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिए और परेशान मत होइए। लास्ट दिन 12 सितंबर तक हम लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लगातार आपके पास में एग्जाम एनालिसिस पहुंचता रहे। साथ ही साथ वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में आपको आज के टॉप 5 स्कोर और इस शिफ्ट का कट ऑफ भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं जीके जीएस में क्या आया है, फिर मैथ में क्या परिवर्तन हुआ है और फिर आपको रीजनिंग के बारे में बताते हैं। रीजनिंग में भी एक बड़ा परिवर्तन आज देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपको एमपी जीके के काफी सारे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। मैं यही सोच रहा था कि यह प्रश्न अब तक पूछा क्यों नहीं गया है, इसको तो पक्का पूछा जाना चाहिए। तो पचमढ़ी को हम सतपुड़ा की रानी कहते हैं। देखिए, तो समुद्र तल से 1069 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और अपने सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। किसको? पचमढ़ी को। यहाँ घने जंगल, कलकल करते जलप्रपात और तालाब हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भाग होने के कारण यहाँ आसपास बहुत सारे आपको घने जंगल देखने को मिल जाएंगे। तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पचमढ़ी टॉपिक से ही आज 2 से 3 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आज पचमढ़ी से यहाँ पर पूछे गए हैं। कल भी पचमढ़ी से पूछा गया था कि पांडवों ने अपनी पांडव कहाँ पर रहे थे, तो वो भी पचमढ़ी में रहे थे, पांडव गुफा में। ठीक है, तो पचमढ़ी से आगे आपको प्रश्न और देखने को मिलने वाले हैं, तो इस टॉपिक को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ करके जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बताने से पहले आपको बता दें, एसएससी जीडी की लगभग 80,000 वैकेंसी आने वाली हैं। आपको पता है, एसएससी जीडी की 80,000 वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए चच्चू प्रकाशन के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन किताब निकाली गई है, एसएससी कांस्टेबल जीडी की स्टडी गाइड। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसके अंतर्गत आपको 2800 बहुविकल्पी प्रश्न और 5 सॉल्व पेपर और जितने भी विषय आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सारे विषय के बारे में डिटेल में हर एक टॉपिक को कवर किया गया है और उनके प्रश्नों को भी सॉल्व कराया गया है। इसके साथ साथ में एसएससी जीडी की एक बेहतरीन ही प्रैक्टिस सेट भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रैक्टिस सेट में आपको लगभग 3300 बहुविकल्पी प्रश्न, 11 अनसॉल्व पेपर और 20 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी की स्टडी गाइड से तैयारी कीजिए और यहां पर प्रैक्टिस सेट से अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस करके कम दाम में, कम रुपए में एसएससी जीडी में अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। दोनों किताबें आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर देखने को मिल जाएंगी और अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो भाई, जो लोग भी एलिजिबल हो, जिनका भी पेपर एमपी पुलिस का खराब गया है, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपकी तैयारी तो चली रही है, बस एक इस किताब को मंगा करके एसएससी जीडी की भी एक बेहतरीन तैयारी करके अपना जो है जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो लिंक के द्वारा आप इस किताब को आराम से मंगा सकते हैं और कम समय में, कम दाम में अपनी एसएससी जीडी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न आपका, रजत जलप्रपात कहां पर स्थित है। तो यह भी आपका पचमढ़ी में है। पचमढ़ी से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो रजत जलप्रपात पचमढ़ी में स्थित है। चलिए देख लेते हैं। रजत प्रपात जलप्रपात पचमढ़ी का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह भारत का 30वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 30 नंबर पर है। ठीक है, यह 107 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और अप्सरा विहार से केवल 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। यानी कि अप्सरा विहार कहां पर है, तो वो भी आपका पचमढ़ी में है। रजत कहां पर है, वो भी आपका पचमढ़ी में है। ठीक है, 107 मीटर इसकी ऊंचाई है। कभी कभी इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न साइंस से। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। देखिए, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है और परमाणु द्रव्यमान 35.45 है, जिसका अर्थ है कि क्लोरीन के एक परमाणु में 17 प्रोटॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 18 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में किस वर्ग में आता है। तो हैलोजन परिवार के एक सदस्य के रूप में क्लोरीन धातुओं के साथ बहुत क्रियाशील होता है और लवण बनाता है। आपने सुना भी होगा NaCl। ठीक है, NaCl, इसमें भी आपको क्लोरीन देखने को मिल जाता है। यह एक तरह का नमक है आपको होता है और नमक को ही हम लवण कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन हमेशा लवण बनाता है, यह भी आपको याद रखना है। हैलोजन वर्ग के अंतर्गत यह आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आ भाई, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगता है। कौन सा जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो खरगोन जिला जो है वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। खरगोन आपके ऑप्शन में भी दिया था।
अब एमपी को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ करके जाना है। एमपी के बेसिक जो है वहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक के बारे में जो भी जानकारी है वो आपसे पूछी जा रही है। देखिए, उज्जैन संभाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रशासनिक भौगोलिक इकाई है। संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय उज्जैन में ही है। संभाग में वर्तमान में कौन कौन से, देखिए, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन जिले शामिल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो जिले हैं वो आपके उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब आपको देख लेना है कि कितने संभाग में कौन कौन से जिले हैं। यहाँ से अगली भी शिफ्ट में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। बाकी जो थर्ड शिफ्ट होगी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आज थर्ड शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? तो सर्वाधिक मेले आपको उज्जैन में देखने को मिलेंगे। मतलब एक टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया है तो उससे वो और भी अधिक प्रश्न पूछ रहे हैं। उज्जैन से पूछा जाने वाला दूसरा प्रश्न है। देखिए, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सर्वाधिक मेले और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। आपको पता ही है, सिंहस्थ कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कहाँ पर लगता है? उज्जैन में लगता है। उज्जैन किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, और बृहस्पति ग्रह की वजह से जो है ये आपका मतलब सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किसकी वजह से किया जाता है, कौन से ग्रह की वजह से किया जाता है? तो बृहस्पति ग्रह की वजह से सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। सिंहस्थ कुंभ मेला बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। घुमा करके ये प्रश्न आगे शिफ्ट में पूछा जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। आपको हमने कितनी बार बताया है, हमारी संगठन वाली वीडियो जरूर देखकर जाना। वहाँ से हर दिन 2 से 3 प्रश्न हर दिन आ रहे हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली वीडियो काफी समय पहले हम इसको बना चुके हैं। ठीक है, सर्च कर लेना अंतर्राष्ट्रीय संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस बाय सक्सेस जंक्शन। ठीक है, तो जिनेवा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान जिसे WMO कहते हैं, तीसरी बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में अपने मुख्यालय के साथ एक अंतर सरकारी संगठन भी है और संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक सदस्य है। अब WTO आप देख लो, WTO भी आपका जिनेवा में है, WMO भी आपका जिनेवा में है। ज्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके जिनेवा वाले ही पूछे गए हैं। तो अगली किसी भी शिफ्ट में अगर संगठन का प्रश्न नहीं आता है और आपको नहीं याद है, आपको तुक्का ही लगाना है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है अगर तुक्का ही लगाना है तो आपको जिनेवा पर ही तुक्का लगाना है। क्यों? जिनेवा से ही ज्यादातर प्रश्न आपके इस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूराल पर्वत कहां पर स्थित है? आपको सीधे देश का नाम दिया गया था, तो रूस में स्थित है यूराल पर्वत। ठीक है, देखिए, यूराल पर्वत श्रृंखला रूस के मध्यम से उत्तर दक्षिण में आर्कटिक महासागर तट से उरल नदी और उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान तक फैली हुई। शुरुआत कहां से होती है? रूस से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, यहां से शुरू होकर के उत्तर पश्चिमी कजाकिस्तान तक यह फैली हुई है। इस पर्वत का पूर्वी भाग यूरोप और एशिया के बीच की सीमा के रूप में भी जाना जाता है। तो यूरोप और एशिया के बीच की सीमा कौन बनाता है? यूराल पर्वत बनाता है। महाद्वीप पूछा जाए तो आपको यूरोप लगाना है, देश पूछा जाए तो आपको रूस लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो भी आपको देख करके जाना है। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा महाद्वीप क्रमशः कौन सा है? ठीक है, तो चलिए बता देते हैं और सारे महाद्वीपों को हम एक क्रम में आपको बता देते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछा है, कल आपसे दूसरा तीसरा चौथा नंबर का पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। आप क्रम में देख लीजिए, महाद्वीप भूमि का एक बड़ा भाग होता है जो आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में इस प्रकार है, मतलब घटते क्रम में। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा एशिया, फिर आपका अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। सबसे लास्ट में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अब ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7 महाद्वीप हो गए और सातों का क्रम हमने आपको बता दिया। ठीक है, यहां से आगे प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला आपका एक तो जो है त्योहार आपसे पूछा गया है स्टैटिक जीके में, खर्ची पूजा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो खर्ची पूजा का आयोजन त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो खर्ची पूजा एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है जो भारतीय राज्य त्रिपुरा में हर साल जुलाई या अगस्त, कब? जुलाई या अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इस पूजा के दौरान त्रिपुरा के लोगों के राजवंश के 14 देवताओं की पूजा की जाती है। यहां से ये प्रश्न बनता है, कितने देवता की पूजा की जाती है? तो 14 देवताओं की पूजा की जाती है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा नामक त्योहार मनाया जाता है। यह अगरतला में 14 देवताओं के मंदिर परिसर में मनाया जाता है। तो 14 देवताओं का मंदिर परिसर कहां पर है? अगरतला में है। अगरतला क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है। यह भी आपको थोड़ा सा देख करके जाना है और हमारे जो त्योहार वाली वीडियो है उसको देख लेंगे तो सारे के सारे त्योहार आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एक आपका एमपीजीके का और प्रश्न पूछा था, लेकिन उसका ऑप्शन हमें नहीं मिला है। प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी योजना 2015 में शुरू हुई थी? अगर ऑप्शन होता तो हम आपको सही से बता सकते थे। बाकी मुख्यमंत्री आवास योजना जो है वो हमें 2015 में मिला है कि 2015 मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी। बाकी आपको अगर ऑप्शन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ऐसे अगर कुछ ऑप्शन थे तो आपको पता है लाडली लक्ष्मी योजना काफी पुरानी 2007 में चली थी। लाडली बहना योजना 2023 में शुरू हुई है। तो ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए
अब देखिए उत्तर पूर्वी राज्य से एक योजना और आपको याद रखनी है, आगे पूछा जाएगा पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना अभी तक पूछी नहीं गई है, लेकिन मैं 100% कह सकता हूं कि ये योजना आपकी पूछी जाएगी। पीएम डिवाइन योजना जो है वो आपके उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास से संबंधित है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास से संबंधित है। पीएम डिवाइन योजना कहीं नोट कर लीजिए, अगली किसी भी शिफ्ट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए अमेरिका ने 2023 में किस देश के साथ में सैन्य संबंध स्थापित किए हैं? तो फिलीपींस के साथ में। करंट अफेयर का प्रश्न है, 2023 में अभी हाल ही में अमेरिका ने सैन्य संबंध स्थापित किए हैं। अमेरिका सैन्य क्षेत्र में अपने सहयोगी फिलीपींस के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। फरवरी 2023, फरवरी का करंट अफेयर है, फरवरी 2023 में फिलीपींस और अमेरिका ने एनहेंस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट ईडीसीए को पुनर्जीवित किया, यानी कि दोबारा से जो है इसको जीवित किया, यानी कि इन्होंने अपना फिलीपींस के साथ में सैन्य संबंध वापस से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, बाकी आपको बता दें यूपीएसआई की वैकेंसी आपको अगले 1 महीने में देखने को मिल जाएगी। आपके अपनी है भाई, अपनी कह सकते हैं इसको। एमपीएसआई लगभग 600 पोस्टों पर वैकेंसी आपको इसी सप्ताह या इसी सप्ताह के अंत में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एसएससी जीडी हमने आपको बता दिया 80,000 वैकेंसी आने वाली हैं। तो भाई तैयारी आपको लगातार करना है, मतलब तेज गति से तैयारी करके चलना है। और तीनों एग्जाम में आपके लिए, जितने ये तीनों एग्जाम में आपके लिए हिंदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, चाहे वो आपका एमपीएसआई हो। और अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदी की क्लास अभी से ही स्टार्ट कर दें आपकी बेहतरीन एक एक टॉपिक को कवर करते हुए और सबके एमसीक्यू लगाते हुए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और भी लोगों को जोड़ लेना। फ्री में हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट कर देंगे। एसएससी जीडी, यूपीएसआई और एमपीएसआई तीनों के लिए डीपली पढ़ेंगे, कोई भी एग्जाम हो आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, चलिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहाँ पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट से बनाया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट से जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने रोलेट एक्ट लगा दिया है। रोलेट एक्ट का गवर्नर जनरल के बनाए जाने से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, तो वो तो एक बिना अपील बिना दलील का कानून था जो भारतीयों के लिए लेकर के आया गया था। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें, 1773 से लेकर के 1785 तक लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे। 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यही आपसे पूछा गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट से बनाया गया? 1833 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपका सिंचाई विभाग से था। आप सिंचाई विभाग का ये नहीं पता चल पाया कि क्या प्रश्न पूछा गया है। एग्जैक्ट प्रश्न नहीं भेज पाते हैं पहली बात, और आप लोग तो भेजते भी नहीं है प्रश्न, बड़ी मुश्किल से हम प्रश्न लेकर के आते हैं। भाई प्रश्न भी भेज दिया करो, तभी तो आपकी मदद हो पाएगी। देखिए सिंचाई विभाग पानी के नैतिक और वैज्ञानिक उपयोग के माध्यम से राज्य की उत्तरोत्तर बढ़ती जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के लिए सतत कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, सिंचाई विभाग क्या करता है कि सिंचाई की व्यवस्था करवाता है, और सिंचाई होने से ही जो है आपको खाद्यान्न उत्पन्न हो पाता है, खाद्यान्न मिल पाता है। बहुत से चैनल एग्जाम एनालिसिस छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस 12 तक कराऊंगा। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसको शेयर करते रहिए सभी टेलीग्राम ग्रुप में, और वीडियो को लाइक भी करते रहिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और लगातार आपके लिए हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आते रहें। इनमें से कौन सा स्तनधारी के अंतर्गत आता है? ब्लू व्हेल आपका ऑप्शन में दिया था। ब्लू व्हेल आपका सही प्रश्न आंसर हो जाएगा। देखिए समुद्रों में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जिसे जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के नजरिए से सिटेशिया गण में रखा गया। कौन से ग्रुप में? सिटेशिया ग्रुप में इसको रखा गया है। ठीक है, व्हेल अक्सर भीमकाय आकार के होते हैं और सभी स्तनधारियों की तरह वे सांस केवल वायु में ले सकते हैं। कभी कभी आपने देखा भी होगा व्हेल मछली जो होती है वो सांस लेने ऊपर आती है। ठीक है ना, तो व्हेल मछली एक ऐसी मछली है जो स्तनधारी है और वायु में सांस लेती है, गलफड़ों की मदद से सांस नहीं लेती है। ठीक है, तो ये आपका जीके जी साइंस हो गया। चलिए मैथ में चलते हैं और मैथ में देखते हैं क्या क्या टॉपिक आज आपके पूछे गए हैं। बहुपद से अब भाई डेली प्रश्न आ रहा है, तो बहुपद आपको देख कर जाना है। कभी आपसे बहुपद पहचानने के लिए आ जाता है, कभी आपसे बहुपद निकालिए कितने बहुपद होंगे ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको आप पढ़ के जाइए। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न आपका रेस का आज आया है, नया टॉपिक ऐड हुआ दौड़। ठीक है, रेस जो गोलाकार दौड़ होती है वहां से एक प्रश्न पूछा गया है। बड़ी और छोटी भिन्न से 2 प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप देख करके जाना। आयत का क्षेत्रफल कल भी पूछा था, आज भी पूछा है। ठीक है, कोई खास परिवर्तन नहीं। कॉस 440 डिग्री का मान पूछा गया था, इसको भी आप देख लीजिए। ये कल आपका कॉस 760 पूछा था, आज 440 पूछा। ठीक है, बाकी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कल भी पूछी थी, आज भी एक प्रश्न है। समद्विबाहु त्रिभुज से कल भी एक प्रश्न पूछा गया था, आज भी समद्विबाहु त्रिभुज से प्रश्न पूछा गया है। 2 प्रश्न आपके बॉडमास के पूछे हैं। एक प्रश्न आपका अलजेब्रा का बहुत ही सिंपल पूछा गया था, a+b के होल स्क्वायर पर आधारित था, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद करनी घातांक से 2 प्रश्न हैं, एलसीएम एचसीएफ के 2 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न लगभग परसेंटेज के पूछे गए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से अब प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सीआई से प्रश्न नहीं बन रहे हैं। ठीक है, बाकी विभाज्यता के नियम से एक प्रश्न बना था। एसआई से 4 प्रश्न आपके पूछे गए
गए हैं। टाइम एंड वर्क का 2 प्रश्न, प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न जिसमें एक आपका डिस्काउंट का भी था, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न, मिक्सचर एलिगेशन के 2 प्रश्न, एक प्रश्न आपका एज से भी पूछा गया था, 2 प्रश्न ट्रेन से, मेंसुरेशन का एक जो आयत वाला था बता दिया हमने, एवरेज स्पीड से एक वो भी ट्रेन का, और रेशियो से 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। ये आपका मैथ का टॉपिक हो गया, ठीक है। रीजन की बात कर लेते हैं। एक प्रश्न आपका कैलेंडर से पूछा गया, घड़ी से कोई प्रश्न नहीं पूछा है। क्यूब कटिंग से भी आपका एक प्रश्न आपका पूछा गया है, क्यूब कटिंग से, ठीक है। घन को काटते हैं, रंग वंग करके उसको काटा जाता है जो वो। उसके बाद में पजल कल भी पूछी गई थी, आज आपकी सिटिंग पजल दो प्रश्न आए हैं। एक ही क्वेश्चन है, 2 प्रश्न बनाए थे, ऐसे बैठा दिया था, 8 लोगों को अंदर बाहर देखते हैं, ऐसे जो है सिंपल प्रश्न था, 2 प्रश्न आपके बन गए थे, ठीक है। छिपी आकृति, एम्बेडेड फिगर या आकृति को पूरा कीजिए, वहां से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, आकृति को पूरा करने से, और थोड़े अच्छे लेवल के हैं। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, और ये भी काफी अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत मशक्कत करनी पड़ सकती है इनको ढूंढने में, ठीक है। बाकी 3 प्रश्न एनालॉजी के पूछे ही गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग नहीं आई, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न आए थे, ठीक है। इनइक्वलिटी नहीं आई है, शब्दों का क्रम संयोजन नहीं आया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आपके चिन्हों को परिवर्तन वाला होता है वो आपके 2 प्रश्न हैं। ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। मिरर इमेज से कोई प्रश्न नहीं है। आइदर और नाइदर नॉट से कोई प्रश्न नहीं है, जो आपका या तो यदि तो से कोई प्रश्न नहीं है। मिसिंग लेटर से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। 2 प्रश्न आपके रैंकिंग से देखने को मिले, जिसमें छोटा बड़ा वाला प्रश्न पूछे गए हैं। काउंटिंग फिगर नहीं आया है। नंबर सीरीज के 2 प्रश्न हैं। डायरेक्शन का 1 प्रश्न है। अल्फाबेट सीरीज के लगभग 3 प्रश्न हैं। हाँ, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न बढ़े हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जीव जगत दे दिया, जीव जगत, सांप, ठीक है, और व्हेल। अब बताइए इसमें से इसको आपको बनाना रहता है, तो जीव जगत में तो सारे आ जाएंगे, सांप अलग हो जाएगा, व्हेल अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं, ऐसे आपके 4 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए, और 2 प्रश्न आपके कथन पूर्ण धारणा से ही पूछे गए हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कथन पूर्ण धारणा से नहीं पूछा है, लेकिन एक आध प्रश्न तो जरूर पूछा होगा। एक प्रश्न आपका साइलॉग का भी पूछा गया होगा, ठीक है। ओवरऑल की बात कर लेते हैं। ओवरऑल में देखिए, जीके जीएस के 26 प्रश्न पूछे हैं, साइंस के 10 प्रश्न, मैथ के 31 और रीजनिंग के लगभग 33 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। 100 नंबर का पूरा सिस्टम यहाँ पर बनकर के तैयार हो गया है, ठीक है। चलिए, टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं, तो ज़्यादा स्कोर आज देखने को नहीं मिला है। लास्ट में जो शिफ्ट चल रही है, यहाँ पर टफ प्रश्न आ रहे हैं, कठिन आ रहे हैं, तो नंबर भी आपको कम देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में 4 से 5 नंबर का फायदा इन लोगों को मिलने वाला है। देखिए, 75, 73, 72, 71, 68 और 67 ये आज के टॉप 5 स्कोर रहे हैं। कट ऑफ की बात करते हैं तो जिसके भी नंबर जनरल में 69 से 72 तक जिसके भी नंबर होंगे, वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल कट ऑफ की वीडियो, ये एग्जाम समाप्त हो जाए एक बार आपका 12 तारीख को खत्म हो जाए, उसके बाद हम 13 या 14 तारीख को आपको बता देंगे कि एक्चुअल कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितने नंबर वालों को जो है बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो परेशान मत होइए, पूरी जानकारी हम आपको देंगे, कब आपका फिजिकल होने वाला है, कब आपको कैसे तैयारी करनी है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। बाकी अल्फाबेट अच्छे से पढ़ लो। एमपीजीके का जो भौगोलिक है, भौगोलिक एमपीजीके, वो पढ़ लो। संभाग पढ़ लो, कितने जिले कहाँ पर हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। करंट अफेयर भी थोड़ा देख कर जाओ, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर अभी हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, और हमारा स्टडी मटेरियल का फ्री टेलीग्राम चैनल है, और एक तरह का डिस्कस ग्रुप है जहाँ पर फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, दोनों को आप ज्वाइन कर लेना, और इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हम आपको सारी जो है आंसर की भी देते हैं। आबकारी, पटवारी, वनरक्षक, तीनों की आंसर की इस ग्रुप में डली हुई है, और पुलिस की भी आंसर की हम इसी ग्रुप में डाल देंगे। बस उसमें भी आपको अपनी आंसर की हमारे पास में सेंड करना होगा। वो जब आंसर की आ जाएगी तो हमको आपको बता देंगे कि कैसे आपको सेंड करना, ठीक है। फिलहाल ये दोनों आपको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको जो एमपीएसआई के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। नीतू मैम की इंग्लिश की किताब यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। बाकी आपको हिंदी की किताबें काफ़ी फ्री में मिल जाएंगी। किरण की किताबें फ्री में मिल जाएंगी। यहाँ पर राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगी। तो बहुत सुविधाएं आपको हमने यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं, ठीक है। लेकिन ये सेवा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है, या जिनका एग्जाम बचा हुआ है, या फिर जो भी यूपीएसआई, एमपीएसआई, एसएससी, जीडी की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के पास में, सबके पास में शेयर कर दीजिए। सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में मिलते हैं, ठीक है। और अपना प्रश्न इस नंबर पर जरूर सेंड करना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, जो 4:30 से 6:30 है। 8 बजे तक आपके पास में वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।